हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एक बेसिक सी डेफिनेशंस, और ये बेसिक सी डेफिनेशंस जो हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कल का जो लेक्चर आएगा हमारा वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड होगा, और मोल कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि +1 की जो केमिस्ट्री है या +2 की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर मोल कंसेप्ट जो है वो हमारी केमिस्ट्री का बैकबोन है। तो उसके लिए मैंने कल एक डिटेल्ड लेक्चर बनाना है, उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी मैं आपको साथ के साथ ही करवाऊंगा। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, सिर्फ डेफिनेशंस ही हैं। कल के लेक्चर में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी मोल कंसेप्ट के बारे में। अभी आने वाले दिन में जो हमारे 2-3 टॉपिक्स हैं, यानी कि जैसे हमें परसेंटेज कंपोजिशन का एक टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद हमें इम्पीरिकल फार्मूला या मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी एक करना है। तो ये वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं आने वाले 2-3 दिनों के, ये हाईली इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, संडे को मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, संडे को आपका ऑफ होता है। तो इस बार संडे को आपको वीडियो मिलेगी लेकिन मंडे का ऑफ रहेगा। मंडे को मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, सिर्फ संडे को इस बार मैं वीडियो अपलोड करके मंडे का जो हॉलीडे है वो एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो स्टार्ट हम करते हैं हमारे एवोगैड्रो लॉ से। इसे एवोगैड्रो प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं। बोला क्या गया इसमें वो देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोला गया, अगर हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट गैसेस हैं लेकिन उन दोनों डिफरेंट गैसेस का टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, मतलब सपोज करो मेरे पास दो गैसेस हैं ए और बी, दोनों के लिए टेम्परेचर मैंने ले लिया 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, और दोनों के लिए मैंने प्रेशर जो ले लिया वो ले लिया 1 एटमॉस्फेरिक। अब टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी दोनों की सेम है। अगर पहली गैस मैंने ली हुई है 1 लीटर ए वाली गैस, तो मैंने बी वाली गैस भी क्या ले ली, 1 लीटर ले ली। उसने बोला चाहे गैसेस का नेचर अलग अलग है, ए और बी दो गैसेस का नेचर अलग अलग है, लेकिन अगर आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दोनों की इक्वल वॉल्यूम ले लोगे तो दोनों के अंदर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम ही मिलेंगे। अगर ए के 1 लीटर में 1000 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे बी के भी उसी वॉल्यूम के लिए 1000 मॉलिक्यूल ही आपको मिलेंगे। तो ये एक मतलब एक जनरल सी कंसिडरेशन है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बट स्टिल एक नंबर में पूछी जाती है तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, देखो, the atomic mass of an element is the number of times an atom of that element is heavier than the atom of carbon 12। थोड़ी सी सुनने में आपको टिपिकल लग रही होगी डेफिनेशन, तो मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट जो है वो कर देता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एक एटम है X, इसका एटॉमिक वेट मुझे पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन एटम लेना पड़ेगा जिसका एटॉमिक वेट 12 है। क्योंकि देखो कार्बन के ना 3 आइसोटॉप हैं, कार्बन का 12 वेट वाला एटम भी होता है, 13 वेट वाला एटम भी होता है और 14 वेट वाला एटम भी होता है। लेकिन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सब से रिलेटेड जितनी भी हमारी कंसीडरेशंस हैं या डेफिनेशंस हैं, उन सभी के अंदर हमने कार्बन 12 आइसोटॉप को ही स्टैंडर्ड माना हुआ है। मतलब हमने कौन सा कार्बन यहाँ पे हमेशा कंसिडर करना है जिसका एटॉमिक वेट 12 है। तो सपोज करो जो भी हमारे 12 कार्बन वाले का एटम का वेट है उससे 50 गुना ज्यादा एक्स का वेट है, 50 गुना ज्यादा, तो वो फिर हमारा क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा। मतलब कार्बन 12 का वेट इनटू जितने टाइम्स हमारा एक्स हैवी है वो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा एटॉमिक वेट आ जाएगा। वैसे इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन में ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल कंसेप्ट है वो समझना जरूरी है। किसी भी एटम के वेट को हम उसका एटॉमिक वेट बोल देंगे, बड़ी नेचुरली सी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया गया कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन द एटम। अगर मेरा कोई एटम जो है वो कार्बन 12 से 70 गुना ज्यादा भारी है तो वो दो टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी उसका वेट आएगा वो हमारे एटम का एटॉमिक वेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, The average relative atomic mass of an element can be calculated from the fractional abundance of the isotopes। अब सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, एक तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज है और दूसरा फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या चीज है। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया
कि जो हमारा कार्बन है वो 12 एटॉमिक वेट वाला भी होता है, 13 एटॉमिक वेट वाला भी होता है और 14 एटॉमिक वेट वाला भी होता है। अब हमारे पास कार्बन जो है वो 3 टाइप के हैं। मैंने आपको बोला, मैंने कहा CO2 है, CO2 तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का ना मास बताओ। तो आप कहोगे सर कार्बन जो है वो कौन सा लेना है, 12 वाला लेना है, 13 वाला लेना है या 14 वाला लेना है। तो हम क्या करते होते हैं, जब भी हम किसी एटम का एटॉमिक वेट बताते हैं तो हम इन तीनों वेट का एवरेज जो है वो ले लेंगे। इन तीनों वेट्स का जो भी एवरेज आ रहा होगा वो हमारे उस एटम का एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर तीनों का एवरेज लेना है, एवरेज ले लेते हैं, 12 + 13 + 14 और 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे हमारे पास हमारा एवरेज आ जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं निकालना एवरेज, हमें ये देखना है कि हमारे पास 3 टाइप के आइसोटॉप हैं और ये तीनों टाइप के आइसोटॉप्स में से नेचर में कौन सा आइसोटॉप कितने % मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास ये 3 आइसोटॉप हैं। कार्बन 12 जो होता है वो हमें 99.9% जो है वो मिलता है नेचर के अंदर। मतलब नेचर में जितना भी कार्बन है 99.912 उसमें से 12 एटॉमिक वेट वाला ही कार्बन है। 0.1% जो है वो हमारा कार्बन 13 है, 100% तो यही हो गया। तो ये हमें ट्रेसेस में मिलता है, कभी कोई लाख करोड़ एटम्स में एक एटम मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास नेचर के अंदर इनकी एग्जिस्टेंस है। सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस किसकी है, कार्बन 12 की है। तो हमें जो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है वो इसी एग्जिस्टेंस के परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना है। ये जो मैंने आपको एग्जिस्टेंस की परसेंटेज बताई है इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल अबंडेंस। यानी कि कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर आइसोटॉप जो है वो हमें नेचर में कितनी अमाउंट में मिलेगा वो उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कार्बन 12 जो है वो 99.9% प्रेजेंट है, कार्बन 13 जो है वो 0.01 प्रेजेंट है, चलो ऐसे कर लेता हूँ 0.09 कर देता हूँ, और कार्बन 14 जो है वो है 0.01%। थोड़ा सा ये ना ट्रेसेस में तो इसको 0.01 बता दिया। अब मेरे पास ये आ गई इनके एटॉमिक वेट और ये आ गई इनकी फ्रैक्शनल अबंडेंस। तो फिर मैं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल सकता हूं, देखो 12 वाला है 99.9%, 13 वाला है 0.09% और 14 वाला है 0.01%। ये तीनों वैल्यूज को मैंने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। अब परसेंटेज को तो मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता ना, तो परसेंटेज को आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 12 × 0.999, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, प्लस 13 × 0.0009 प्लस 14 × 0.0001। तो जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा मेरे पास लगभग वेट जो है वो 12 के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसलिए कार्बन का जब भी हम वेट कंसीडर करते हैं तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो है हम कंसीडर करते हैं, जो कि हमारे पास कितना आता है, 12 आता है। तो हमें हमेशा यही करना होता है, जो भी हम एटॉमिक वेट यहाँ पे मेंशन करते हैं वो एटॉमिक वेट हमेशा हमारा एवरेज एटॉमिक वेट ही होगा, और उस एवरेज एटॉमिक वेट को ही हमने यूज़ करना होता है हमारे कैलकुलेशंस के अंदर या केमिस्ट्री के कोई भी न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो यही सब चीज़ें ना मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं नियॉन का एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल नियॉन कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटॉप्स। नियॉन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, एक 20 वाला, एक 21 वाला और एक 22 वाला। जिस नियॉन का एटॉमिक मास 20 होता है वो नेचर में मिलता है 90.51%। जो 21 वाला नियॉन है वो हमें मिलता है 0.0027%, और जो हमारा 22 वाला नियॉन है वो हमें मिलता है 0.0922। ये ना मैंने यहाँ तो परसेंटेज लिखी है, यहाँ पे मैंने रेशो लिख दिया तो ये गलत है। ये आएगा अपने पास 0.0027 और ये आएगा 9.22। अब ठीक है, तो ये हमारे पास है 90.51, 0.027 और 0.0922। तो ये हमारी परसेंटेज आ रही है। अब इस परसेंटेज के लिए मैं एटॉमिक मास कैसे निकालूंगा, एवरेज एटॉमिक मास। 20 वाले का जो परसेंटेज था उसे रेशो में कन्वर्ट कर लो तो वो 0.90 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 0.0027 जो मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था, और इसके लिए लिखेंगे तो 0.0922। तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया,
22.17। तो ये हमारे पास हमारा एवरेज एटॉमिक वेट आ गया नियॉन का। पीछे ने मैंने यूनिट्स लगाई हैं AMU। ये AMU हमारी एटॉमिक मास यूनिट्स होती हैं जिसे हम डिफाइन करते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द C12 आइसोटॉप। कार्बन 12 जो आइसोटॉप है, कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम को लेना है आपने, उस एटम का जितना भी वेट आ रहा होगा उसका 1/12 हमें लेना है। कार्बन 12 का जो आइसोटॉप है, यानी कि कार्बन 12 हमारे एटम्स हैं, 12 वेट वाला जो कार्बन है उसका एक एटम ले लो और उसके एक एटम का 1/12 हमें लेना है, वो हमारा 1 एटॉमिक मास होता है जिसे हम AMU बोल देते हैं। ये जो AMU है ना, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। तो इसके लिए आप U सिंबल भी अकेला यूज कर सकते हो और AMU तो है ही। तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन थी एटॉमिक मास की और एटॉमिक मास यूनिट की। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है ग्राम एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या फर्क है देखो। जो मैंने अभी अभी नियॉन का वेट निकाला था 20.179 AMU, तो वो मेरे एक एटम का वेट था। जितना भी वेट हमारे एक एटम का आया उसी वेट को मैंने ग्राम में कंसीडर कर लिया, तो वो हमारे पास हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। हम इसे ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं और 1 ग्राम एटम भी बोल देते हैं। जैसे देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU, तो जितना ऑक्सीजन का मास AMU में है उतना मास ही ग्राम में ले लोगे तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में मैं क्या करूंगा, कोई भी मेरे पास मेरा मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल्स के सभी एटम्स का एटॉमिक वेट आपस में ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो पानी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का वेट होता है एवरेज 1, ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो मेरे पास टोटल वेट आ गया 18। ये जो 18 वेट आया है मेरे मॉलिक्यूल का आया, तो ये मेरा मॉलिक्यूलर वेट हो गया या मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इसी मॉलिक्यूलर मास को, जिसको मैंने AMU में कन्वर्ट किया या AMU में कैलकुलेट किया, उसको अगर मैं ग्राम्स में कंसीडर कर लूंगा तो ये मेरे पास मेरा हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में इतना ही फर्क है। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है जब इसको मैं AMU या U में कैलकुलेट करूंगा, और जब उसी अमाउंट को ग्राम में ले लूंगा तो वो मेरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है H2SO4। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एवरेज वेट होता है वो 16 होता है, सल्फर का 32 होता है 32, और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके मैंने निकाल दिया 19 AMU, या सिर्फ U भी आप लिख सकते थे। तो जब मैंने AMU या U की टर्म्स में निकाला तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। फिर जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास था उतनी अमाउंट अगर मैं ग्राम में ले लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा केस था मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। नेक्स्ट फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। अब देखो, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास जो है ये दोनों सेम चीजें हैं, बस फर्क इतना है कि फॉर्मूला मास जो है वो हम स्पेशली टर्म यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स का जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, फॉर्मूला मास बोलते हैं। जैसे NaCl था, NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो Na पॉजिटिव का वेट और Cl नेगेटिव का वेट, Na पॉजिटिव का वेट है 23, क्लोरीन का है 35.5। अब देखो क्लोरीन का 35.5 कैसे है, क्योंकि ये इसका एवरेज एटॉमिक वेट है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 58.5 यूनिफाइड मास। तो ये इसका फॉर्मूला मास है। जो भी इसका फॉर्मूला मास आया अगर उतनी अमाउंट में ग्राम में ले लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये हमें पता होंगे तो फिर हम कल का जो मूल कंसेप्ट का हमारा लेक्चर होगा उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आज, इसमें जो एवरेज एटॉमिक मास निकालने वाला हमारा न्यूमेरिकल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप ट्राई कर सकते हो, और इसके लिए मैं आपको भी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। बहुत सारे आइटम्स हैं, उनका अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो उसका हमें आइडिया नहीं होता। तो ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो जनरली आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाता है, बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जो सिंपल या हमारे जो कॉमन एटम्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है,
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो इन सब के आपको एटॉमिक वेट याद ही होने चाहिए और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ, उनकी मैं प्रैक्टिस आपको आज करवा रहा हूं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स ऑफ एटॉमिक मासेस 34.97 और 36.97। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, एक आइसोटॉप का वेट है लगभग 35 और एक आइसोटॉप का वेट है लगभग 37। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटॉप्स आर दिस एंड दिस। 34.97 वाले की रिलेटिव अबंडेंस है 75। देखो परसेंटेज नहीं है तो ये सीधा ही आपको दे दिया, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। और इसकी जो फ्रैक्शनल अबंडेंस है वो कितनी है, 0.245 बस। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा, 34.97 वाला है 0.755 और 36.97 वाला है 0.245। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। पीछे आपने यूज़ किया है NaCl में 35.5 आ रहा था, तो इसका आंसर लगभग 35.5 के आसपास ही आएगा। आप चेक करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जो है बोरोन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटॉप्स। बोरोन के भी 2 आइसोटॉप होते हैं जिनका एटॉमिक वेट आ रहा है 10.01 और 11.01। एक आइसोटॉप है उसका वेट आ रहा है 10.01 और दूसरे वाले का आ रहा है 11.01। एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरल बोरोन इज दिस। जो हमारा नेचुरल बोरोन होता है उसका एवरेज एटॉमिक मास हमें दे दिया। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप, ये इसने दिक्कत कर दी। इसने हमें ये चीज बता दी और आंसर बता दिया, फ्रैक्शनल अबंडेंस नहीं बताई। तो मुझे पता नहीं है फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी है, यही हमारा न्यूमेरिकल है। तो देखो मैं क्या करूंगा, बोरोन हैज 2 आइसोटॉप्स, एक का वेट है 10 और एक का वेट है 11। वैसे तो 10.01 और 11.01 था, पर मैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए 0.01 नेग्लेक्ट कर रहा हूं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 18 था, 18 को मैंने 10 लिख लिया, ऐसे वाला नहीं होता। जो छोटी मोटी टर्म्स होती हैं 0.1 का डिफरेंस आप ले सकते हो, इतनी हल्की फुल्की नेग्लेक्शन हमारी चल सकती है। तो बोरोन के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक का वेट है 10, एक का वेट है 11। लेट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, मुझे नहीं पता पहले वाले की कितनी है, तो मैं ज्यूम कर लेता हूं X% है। अगर इसकी X होगी तो इसकी 100 - X। लेट परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटॉप 100 - X%। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या आएगा, 10 वाला जो है वो है X% और 11 वाला जो है वो है 100 - X%। और जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास एवरेज एटॉमिक वेट कितना आना चाहिए, 10.81, जो हमें गिवन था हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्रैक्शन में, ये लो। ये भी परसेंटेज है, इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्रैक्शन में, ये लो 100 से। दोनों के अंदर 100 कॉमन आएगा और 100 जो है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 × X 10X, ये आ जाएगा 1100 - 11X। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। 100 दोनों के डिवाइड में था, कॉमन लेके यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 1081। 10X और 11X, सॉरी माई मिस्टेक, 10X में से एक ये चला गया तो यहाँ पे बचेगा -X, और यहाँ पे ये 1100 आगे माइनस हो गया। तो मेरे पास -X की वैल्यू कितनी आ गई, -19। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 19। यानी कि जो पहला आइसोटोप है वो 19% है
और जो सेकंड है वो हमारे पास 100 माइनस 19 81% है। तो हमने निकाल ली इनकी परसेंटेज ईच आइसोटॉप की। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। थर्ड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दे दिया। ये क्वेश्चन आप करेंगे। कार्बन का वेट होता है 12 AMU, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। बाकी फिर मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।